प्लास्टिक की थैली तो बहुत भारी लग रही है। क्या होगा इसमें? हेलो पुलिस। पहचान छुपाने के लिए कातिल ने विक्टिम का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया है सर। कोई बात नहीं कामिनी जी, एक्सपर्ट इस महिला का चेहरा बना लेगा। तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी घर हैं सबसे पूछताछ करो। ओके सर। राजेश, तुम्हें कैसे पता चला कि इस प्लास्टिक की थैली में किसी महिला का कटा हुआ सर है? सर मैं रोज की तरह कबाड़ बीन रहा था तो मुझे ये थैली दिखाई दी। थोड़ी भारी थी तो मैं इसे खोल कर देख लिया तो उसमें कटा सर पड़ा था। फिर मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया सर। जब तुम यहाँ आए तो तुमने किसी को थैली फेंकते हुए देखा था क्या, या किसी ऐसे आदमी को जिसके हाव भाव अजीब हो या थोड़ा घबराया हुआ हो? नहीं सर, जब मैं आया तो यहाँ कोई नहीं था। ठीक है, तुम जा सकते हो। कामिनी जी, इस नदी पर आने जाने वाले सारे रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी हैं, आज से पिछले 10 दिन तक के मुझे वो सारी फुटेज चाहिए। सर, महिला की फोटो बन गई है। ये रही फोटो। और सर, इसमें नदी की और जाने वाले रास्तों की सीसीटीवी फुटेज भी है। फोटो को सभी पुलिस चौकी में भेज दो और सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मैं कमिश्नर सर के ऑफिस जा रहा हूँ और मेरे आने तक सारी रिपोर्ट चाहिए। जी सर। कुछ पता चला कामिनी जी? नहीं सर, किसी भी थाने से कुछ पता नहीं चला कि महिला कौन थी। ऐसे कैसे पता नहीं चला? और फुटेज का क्या हुआ? सर, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हम कातिल के बारे में जान सके। फुटेज कहाँ है? कामिनी जी, कातिल का पता चल गया। कौन है सर? ये है कातिल। सर, आप ये पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? गौर से देखो इसे। इस फुटेज में और बाकी फुटेजेस में सभी लोग बिना मास्क और कैप के हैं, और ये आदमी बारिश वाले दिन में कैप पहनकर चल रहा है और कोरोना के जाने के साल भर बाद भी मास्क लगाकर घूम रहा है। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि इसे भी पता है कि रास्ते में सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी गंजा हो, या उसके सिर पर डैंड्रफ हो, उसके बाल झड़ते हो, या उसे स्टाइल में रहना पसंद हो, और इन्हीं सब वजह से लोग कैप पहन लेते हैं सर। राइट, लेकिन इस पर शक करने का कारण ये है कामिनी जी कि ये आदमी उसी रोड के अगले सीसीटीवी फुटेज में नहीं, लेकिन 10 मिनट बाद वापसी वाले फुटेज में वो है, और इसी बीच में वो घाट है जहां हमें कटा हुआ सर मिला था। वाह सर, आप तो सच में कमाल है। अपना तो ऐसा ही है। आरटीओ ऑफिस से इस बाइक की डिटेल्स निकालिए। सर, ये एड्रेस है अरविंद पिल्लाई, अरविंद निवास, नियर बाय साकिनाका गार्डन। अरविंद पिल्लाई? जी हाँ, कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर। आप इस महिला को जानते हैं? जी हाँ, ये सुलोचना जी है, मेरी किराएदार। बोलिए, क्या बात है? इनका कत्ल हो गया है 2 दिन पहले। तुम्हें नहीं पता क्या? किसने मारा? यही तो पता लगाने हम यहाँ आए हैं। इनके घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं, वो अकेली ही रहती थी। जब वो घर नहीं आई तब तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर, इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि सुलोचना जी का ऐसा करना रूटीन था। कभी कभी तो 15-20 दिन घर नहीं आती थी। हो सकता है उनका काम ऐसा हो।
सर, इस अरविंद को देखकर ऐसा लगता नहीं है सर कि इसने कत्ल किया होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा नहीं सर आपने? हमसे बात करते हुए वो कितना नॉर्मल था, जबकि पुलिस का नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं सर। बात तो तुम्हारी सही है कामिनी। पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर। अरविंद से एक बार और मिलना पड़ेगा। चलो। माफ करना अरविंद, मेरा मन में एक सवाल है, मैं वही क्लियर करने आया हूँ। तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसी लगी? घर के साफ सफाई में लग गई थी सर। इफ़ यू डोंट माइंड, हम तुम्हारा साफ सुथरा घर भी देखना चाहते हैं। देखिए, आप लोग ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, पर हम तो घुस चुके हैं अरविंद जी। पूरे घर की तलाशी लो। सर, सुलोचना एक विधवा थी और मैं भी अकेला था, जिसके कारण हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एक दिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने सुलोचना से 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो पैसे बिजनेस में डूब गए, जिसकी वजह से वो मुझे आए दिन टॉर्चर कर रही थी सर। मेरी परिस्थिति समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी। जब तक सह सकता था सहा, लेकिन उस दिन बाद हाथ से निकल गई थी। वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं उसकी लाश देखकर डर गया था सर, और इस क्राइम को छुपाने में जुट गया। जो रिश्ते कड़वे हो जाएं, उनसे दूर जाना अच्छा होता है अरविंद जी, जान से मारना नहीं। अब सड़ो जेल में उम्र भर। अंजलि, अंजलि, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? सर, मैंने अपनी पत्नी अंजलि का खून कर दिया है। क्या? पर क्यों मारा तुमने अपनी पत्नी को? सर, मैं नशे में था, कुछ समझ नहीं पाया। मैंने तो सिर्फ उसे डराने के लिए गन उठाई थी। पता नहीं गोली कब चल गई सर। अच्छा, ठीक है, चलो। सर, इसी रूम में मैंने अपनी पत्नी को गोली मारी थी। राजन जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बट सर, मैंने अंजलि को यहीं पर गोली मारी थी। राजन जी, ना तो यहाँ पर आपकी पत्नी की बॉडी है और ना ही फर्श पर खून। सर, ये कैसे हो सकता है? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी अंजलि की लाश यहीं पड़ी देखी थी। आप चाहे तो गन चेक कर सकते हैं। सर, राजन सच कह रहा है, इसमें एक गोली कम है। ठीक है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाओ। खून के निशान तो हैं, पर लाश यहां से कौन ले जाएगा और किस लिए? हेलो, क्या? सर, वर्सोवा नदी के पास अभी एक औरत की लाश मिली है। अंजलि? सर, ये मेरी पत्नी अंजलि है। अंजलि! राजन जी, आप बॉडी से दूर रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए, प्लीज। राजन जी, आपकी पत्नी की बॉडी में कहीं भी गोली लगने के निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद गोली मारी थी सर। सर, मुझे ये झुमका मिला है। ये झुमका? ये झुमका तो अंजलि की छोटी बहन निधि का है। इसे हमने गिफ्ट किया था निधि के बर्थडे पर। क्या अंजलि और निधि के बीच में कोई झगड़ा था? सर, निधि प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर अंजलि से लड़ती थी। कभी कभी तो नौबत हाथापाई पर भी आ जाती थी। प्रॉपर्टी का क्या मसला था? प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं था।
अंजलि खुद चाहती थी कि प्रॉपर्टी निधि के नाम हो जाए, लेकिन उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई थी। इसलिए अंजलि ने उसे कहा था कि अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे ड्रग्स छोड़नी पड़ेगी। ये निधि कहाँ है? निधि ज्यादातर अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही रहती है। कामिनी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और हम चलते हैं निधि के पास। सर, सुसाइड नोट। मैंने अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए अपनी बड़ी बहन अंजलि को मार दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी छोटी बहन निधि आपके पास आ रही है। सर, निधि खूनी थी और अब वो नहीं रही। इसका मतलब सर, केस खत्म। कामिनी, जब तक दोनों बॉडी की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती ये केस खत्म नहीं होगा। और हाँ, दोनों घर के आसपास के सीसीटीवी अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर, अंजलि की बॉडी पर एक बाल मिला है। ठीक है, तुम एक काम करो, निधि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फॉरेंसिक टीम को बोलो कि अंजलि की बॉडी से जो बाल मिला है उसे निधि के डीएनए से मैच करके देखे कि वो निधि के बाल तो नहीं। और इस घर को पूरी तरह सील करके छानबीन करो और देखो कि निधि की हैंडराइटिंग वाली कोई और नोटबुक मिलती है क्या। सर, एक डायरी मिली है। दोनों की हैंडराइटिंग एकदम सेम टू सेम है। तो सर, इसका मतलब निधि को सच में अपनी बहन को मारने का पछतावा था। हो सकता है। सर, अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई है, लेकिन उसके सर पर एक चोट का निशान भी नहीं है। उसे किसी भारी चीज से मारा गया था, लेकिन ऐसी कोई भी भारी चीज हमें अभी तक नहीं मिली है। कोई नहीं, खूनी का पता तो चल गया। निधि जिंदा होती तो बता देती वो भारी चीज है कहाँ, लेकिन वो तो। सर, अंजलि की बॉडी पर जो बाल मिला था वो निधि के डीएनए से मैच नहीं हुआ। क्या? इसका मतलब खूनी कोई और है? जी सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अंजलि और निधि के घर के पास वाले सीसीटीवी फुटेज को जब मैंने देखा तो एक रेड कैप वाला इंसान नजर आ रहा है जो दोनों ही जगह पर कैप से आया है। राजन जी, पूरी तरह छानबीन करने के बाद हमें यही पता चला कि निधि ने पहले अपनी बहन को मारकर बेहोश कर दिया, फिर उसे नदी में फेंक दिया, जिससे पानी में डूबने से अंजलि की मौत हो गई। एक लाइन में कहें तो निधि ने ही अंजलि का खून किया और फिर पछतावा करते हुए उसने आत्महत्या कर ली। अब जो भी हो, मेरी अंजलि तो नहीं आ सकती ना। राजन जी, खुद को संभालिए। समझ नहीं आ रहा खुद को कैसे संभालूं। मुझे संभालने वाली तो अब रही नहीं। सर, आपने डीएनए रिपोर्ट की बात राजन से क्यों छुपाई? छुपाई नहीं कामिनी, जानबूझकर नहीं बताया ताकि हमें जाल बिछाने का वक्त मिल सके। सर, आप तो कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। सर, अब आगे क्या करना है? जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, कैब कंपनी, मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। कोला कैब कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कैब कंपनीज आज के लिए बंद कर दीजिए और कमल रोड मैंगो विला के लिए जो भी कोला कैब जाए उसकी डिटेल मुझे तुरंत चाहिए। राजन जी, कहीं जाने की तैयारी है क्या?
अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, जब से मेरी अंजलि मुझे छोड़कर गई है तब से ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। खैर, जो होना था सो हो गया। आप लोग बताइए, यहाँ फिर से क्यों आए हैं? कुछ भूल गए क्या? हाँ, आप बता सकते हैं कि कत्ल वाले दिन अंजलि से कोई और भी मिलने आया था क्या? सर, अंजलि बहुत रिजर्व टाइप की थी, इसलिए घर पर उससे मिलने कभी कोई नहीं आता था। लेकिन आप लोग मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप लोगों को तो पता चल गया था ना कि अंजलि को निधि ने ही मारा था। हमें तो ये भी पता चला है राजन जी कि अंजलि की बॉडी में जो बाल मिला है वो निधि का नहीं है। मतलब ये अंजलि और निधि के कत्ल में किसी और का हाथ है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? निधि ने खुद सुसाइड नोट में कबूल किया है कि उसी ने अंजलि को मारा है, तो फिर आप ये नई कहानी क्यों बना रहे हैं? कहानी है या हकीकत, वो तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सर, अंजलि और निधि के कत्ल वाले दिन जिस नंबर से कैब बुक हुई थी वो नंबर यही है। हेलो, ओके, ठीक है, ड्राइवर का नंबर भेज दीजिए जल्दी। हेलो, मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जहां भी हो उसका लाइव लोकेशन भेजो जल्दी, और जो भी तुम्हारी कैब में बैठकर जाने वाला है उसे धीरे धीरे ले जाकर उसकी जगह पर छोड़ देना। क्यों फोन करके बुलाया? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है अंजलि की बॉडी पर जो एक बाल मिला है वो निधि का नहीं, तुम्हारा है। अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। बहुत हो गया लुक्का छुपी करके, अब सच बोलने का समय आ गया है। ये बताओ, क्यों मारा तुमने अंजलि और निधि को? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर तुम क्यों आई? मत भूलो कि अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है। फिर भी ज्यादा के लालच में तुमने अमीरजादी अंजलि को फंसाकर जो उससे शादी की है ना, अगर सोचो अंजलि को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तो तुम ब्लैकमेल कर रही हो? क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस हर महीने 5 लाख। राजन, शादीशुदा होने के बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की सिर्फ और सिर्फ मेरी जायदाद के लिए। इतना बड़ा धोखा। लेकिन अब मैं अपनी सारी जायदाद निधि के नाम कर दूंगी और तुम्हें तलाक देकर भिखारी बना दूंगी। तुम जिंदा रहोगी तब ना। फिर महिमा ने अंजलि को नदी में ले जाकर फेंक दिया। हमने निधि पर दबाव डालकर उससे लेटर लिखवाया, उसे फंसाया ताकि जायदाद का कोई हकदार ना बचे, और सारी जायदाद तुम हड़प लो। प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुम दोनों, लेकिन अफसोस प्लान फेल हो गया। अंजलि और निधि को जान से मारने के जुर्म में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि महिमा तो किसी भी कैब से आ सकती थी, तो वो कोला कैब से क्यों आई? क्योंकि कोला कैब को छोड़कर मैंने सारी कंपनीज को बंद कर दिया था, तो ऑप्शन में सिर्फ कोला कैब ही बचा। समझी? सर, आप तो कमाल है। अपना तो ऐसा ही है।
हेलो पुलिस। सर, सिक्योरिटी गार्ड संतोष महतो ने मृतक राजेश को सबसे पहले देखा था। वो गोली चलने की आवाज सुनकर अंदर आया था। राजेश एक प्रोफेशनल डांसर था और यहाँ अकेले ही डांस प्रैक्टिस कर रहा था। किसी और के आने जाने की कोई एंट्री नहीं है सर। इंटरेस्टिंग। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, डिटेल्स आते ही शेयर करो। यस सर। सांप? अरे वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? अपना तो ऐसा ही है। कॉल सपेरा सिंह। जी सर। हेलो सपेरा सिंह। सर आप ऐसे सांप मत पकड़ा कीजिए, हमारे धंधे पर लात पड़ जाएगी। सर मजाक करने की आदत है। वैसे इस सांप से डरने की कोई जरूरत नहीं थी साहब। क्यों? तुम्हारे रिश्तेदार हैं इसलिए? रिश्तेदार नहीं सर, ये अपना ही बच्चा है। जहरीला नहीं है ये। तू तो यहाँ से बहुत दूर रहता है, फिर तेरा बच्चा यहाँ कैसे? और तुझे कैसे पता चला कि यही तेरा बच्चा है? सर, ये जरूर इच्छाधारी सांप होगा जो अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी आ जा सकता है। कामिनी, कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी सर। तुम बोलो। साहब हमें इनकी धारियों से पता चल जाता है कि ये हमारा है कि नहीं। आगे बोलो। 2 दिन पहले एक लड़की से खरीद कर ले गई थी साहब, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता साहब। क्या नाम है लड़की का? कोमल साहब। ये उसका नंबर है साहब। हाय मिस कोमल। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? दरवाजे से। गुड आंसर। थैंक यू सर। पर तुम दोनों को अंदर आने किसने दिया? सिक्योरिटी गार्ड ने। अगेन गुड रिप्लाई। अगेन थैंक यू सर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। गले को इतनी टेंशन मत दीजिए मिस कोमल, जब तक हम अंदर हैं वो अंदर नहीं आएगा। मतलब? ये मेरी असिस्टेंट कामिनी और मैं इंस्पेक्टर राठौड़। कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। राजेश वर्मा के बारे में क्या जानती हैं आप? He was my friend. कभी दोस्त था वो मेरा। क्यों? क्या हुआ? उसका मर्डर हो चुका है मिस कोमल। क्या? राजेश का मर्डर? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सांप तो तुमने छोड़ा था वहां उसे मारने के लिए, लेकिन मारा उसे गोली से। क्यों? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने किसी को नहीं मारा। और कैसा सांप? कौन सा सांप? वही सांप जिसे तुमने सपेरा सिंह से खरीदा था। अब सीधे सीधे सब कुछ बक दो। अगर हम अपनी पर उतर आ गए तो 7 जन्मों के सारे सच बकने पड़ेंगे। राजेश और मैं एक ही डांस ग्रुप में थे। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन वो रश्मि से प्यार करता था। इसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया और उसने हमारा ग्रुप छोड़ दिया और अकेले ही परफॉर्मेंस देने लगा। मुझे उसके इस एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा आया था। 2 दिन बाद उसकी एक डांस परफॉर्मेंस थी। उसे खराब करने के लिए मैं उस पर मेंटल प्रेशर डालना चाहती थी, इसलिए बिना जहर वाला सांप उसे काटने के लिए प्रैक्टिस ऑडिटोरियम में छोड़ दिया था। जैसे मैंने बताया, सांप जहरीला नहीं था सर, इसलिए उससे मरने का सवाल ही नहीं आता। आप चाहे तो सपेरा सिंह से पूछ सकते हैं। अगर मैं कातिल होती सर, तो मैं सपेरा सिंह को अपने फोन से कॉल क्यों करती? और रही बात गोली से मारने की, तो सर मेरे पास तो पिस्तौल ही नहीं है और ना ही उसे अरेंज करने का कोई साधन। मैंने उसे नहीं मारा है सर, प्लीज बिलीव मी, मैंने उसे नहीं मारा।
कामिनी, कोमल और राजेश का सीडीआर निकालो इमीडिएटली। जी सर। सर, कोमल और राजेश की सीडीआर देखी मैंने। उसे देखकर पता चलता है कि दोनों के बीच काफी टाइम से बात नहीं हुई है। कोमल ने राजेश की दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या बताया था? रश्मि, पटेल नगर रहती है, हाउस नंबर 12/36। गुड वर्क मिस कामिनी। थैंक यू सर। तो चलें 12/36 पटेल नगर। नहीं सर, रश्मि तो अभी यहाँ नहीं आई है, कंपनी टूर पे गई है। 5-6 दिनों में वापस आ जाएगी। हाय शालिनी, आप कौन? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। खुद को संभालो रश्मि, और दिमाग पर जोर डालकर ये बताओ कि क्या राजेश की किसी से दुश्मनी थी? कोई ऐसा जो राजेश को जान से मारना चाहता हो? स्टार इवेंट के ओनर विपुल के साथ राजेश का पैसों को लेकर झगड़ा था। हो सकता है उसी ने। इंस्पेक्टर, हमारे प्रोफेशन में पेमेंट को लेकर देर सवेर होती रहती है, और उसे लेकर इस तरह के झगड़े भी। राजेश की तरह मेरे और 10 लोगों से पेमेंट को लेकर झगड़े कंटिन्यू है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं सबको मारने वाला हूँ, बट फैक्ट ये है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। और रही बात राजेश के पैसों की, तो मुझे रिग्रेट है कि मैं उसे वक्त पर पैसे नहीं दे सका, लेकिन आप जहाँ कहेंगे मैं उसके पैसे एनजीओ को डोनेट कर दूंगा। एनजीओ को पैसे देने का आपका ख्याल अच्छा है मिस्टर विपुल, डू इट। जरूरत हुई तो आपको फिर बुलाएंगे, अभी आप जा सकते हैं। सर, मुझे तो लगता है ये ब्लाइंड केस है, इसे बंद कर देना पड़ेगा। इतनी जल्दी हार नहीं मानते कामिनी। हेलो। ओके। कामिनी, राजेश की मौत 9mm पिस्तौल से हुई है। पता करो कि वो बुलेट किसके पिस्तौल से चली थी। यस सर। दिल्ली पुलिस आपको अपने लाइसेंस और पिस्तौल को 5 दिन के लिए साउथ एक्स पुलिस स्टेशन में जमा करने की रिक्वेस्ट करती है। जिसने भी अपनी पिस्तौल सबमिट नहीं की, उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होगी। डन। इस शहर में करीब 30 लोगों के पास 9mm बोर की लाइसेंस्ड पिस्तौल है। जांच के बाद पता चला है कि जिस गोली से राजेश की मौत हुई है, वो अनिल शर्मा के पिस्तौल से चली थी। उसका घर सावित्री ऑडिटोरियम के पास में है। मैंने सीडीआर निकालने का ऑर्डर दे दिया है। गुड, लेट्स गो। देखिए इंस्पेक्टर, आई स्वेयर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो तुम्हारी पिस्तौल की बुलेट राजेश की बॉडी में क्या कर रही थी? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। होगा भी कैसे सर, मैं तो मरने वालों को जानता तक नहीं। हेलो। हाँ बोलो दिलीप, तुमने अच्छे से चेक किया? ठीक है सर। कांस्टेबल दिलीप बोल रहा है कि उसने इनकी सीडीआर 2 बार चेक की है। इनकी और राजेश की आपस में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन उसमें रश्मि का नंबर मिला है। हर महीने 10 से 15 बार बात होती है इनकी। मरने वाले की प्रेमिका को कैसे जानते हैं आप? कोई बहाना या कोई नई कहानी मिस्टर शर्मा? इंस्पेक्टर प्लीज, कोई बेकार का कनेक्शन मत जोड़ लीजिएगा। रश्मि मेरे दोस्त की बेटी है और मेरे लिए भी बेटी ही है। वो लक्ष्मी नगर में मेरे फ्लैट पर अपनी सहेली शालिनी के साथ किराए पर रहती है। रश्मि बहुत खुददार लड़की है। मेरे मना करने के बावजूद वो बिना पैसे दिए नहीं मानती। अभी कुछ दिन हुए उसकी सहेली शालिनी रेंट देकर गई थी
इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने 2 हिस्सों में किराया दिया है। ये रेंट देने की कौन सी तारीख थी? 7 की शाम और 8 की रात, दोनों बार शालिनी ही आई थी। ओके मिस्टर शर्मा, केस सॉल्व होने तक प्लीज शहर से बाहर मत जाइएगा। जी। अब क्या करें सर? खूने को पकड़ेंगे और क्या। जाने से पहले सच बताने की कष्ट करेंगी मिस शालिनी। राजेश रश्मि से मिलने घर आता था। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। राजेश को जब मेरे प्यार का एहसास हुआ तो वो भी मेरी ओर झुकने लगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे प्यार का फायदा उठाकर मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है। इस बात से गुस्सा होकर मैंने रेंट देने के बहाने शर्मा अंकल की पिस्तौल चुराकर राजेश को मार दिया और उसी रात बचा हुआ रेंट देने के बहाने अंकल की पिस्तौल वापस रख दी। अगर राजेश ने तुम्हें प्यार में धोखा दिया था तो तुमने भी तो अपनी दोस्त रश्मि के विश्वास को तोड़ दिया था शालिनी। उस गलती का क्या? खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर, आपको कैसे पता चला कि शालिनी ही कल्प्रिट है? जब शर्मा ने बताया कि रश्मि उनके दोस्त की बेटी है तो शक रश्मि और शर्मा की मिली भगत पर गया था। लेकिन जब उन्होंने बताया कि शालिनी 2 इंस्टॉलमेंट में उन्हें रेंट देकर गई है, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट उसने 7 तारीख को दी, राजेश के मरने के 1 दिन पहले, और दूसरी 8 तारीख को राजेश के मरने के बाद, तो शक शालिनी पर शिफ्ट हो गया। बाकी सब तुम्हारे सामने है। वाह सर, कितनी आसानी से आप सब समझ लेते हैं। अपना तो ऐसा ही है। श्वेता एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम करती है और अपने मम्मी पापा के साथ खोजपुर में रहती है। एक दिन अपने घर पे बैठे हुए श्वेता अपने बॉयफ्रेंड अमन से फोन पे बात कर रही होती है। नहीं, मैं इस वैलेंटाइन डे पर तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है और मैं घर पर क्या बोलकर आऊंगी। साल में एक ही बार तो वैलेंटाइन डे आता है। घर पर झूठ बोल देना कि तुम्हें ऑफिस के काम से जाना पड़ रहा है और अगले दिन वापस चले जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अगला दिन राठौड़ अपने केबिन में ही बैठा होता है कि तभी राजेश आकर कहता है, राठौड़ साहब, आप मेरी मदद करिए। ये है मेरी बेटी श्वेता, अचानक घर से गायब हो गई है और आज दोपहर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कह रही थी कि ऑफिस के काम से जा रही है और आज दोपहर शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन अभी दोपहर में जब फोन मिलाया तो उसका फोन ही नहीं लग रहा है। और ऑफिस में पता किया तो ऑफिस वालों ने बताया कि उन्होंने ऑफिस के काम से श्वेता को नहीं भेजा है। अरे आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत 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 शांत, चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, है ना। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ पहले राजेश के घर जाता है और छानबीन करना शुरू करता है। राजेश जी, श्वेता का कमरा कौन सा है और क्या आपने कमरे में कोई सफाई की है? जी नहीं, जब से वो गई है अभी तक उस कमरे में कोई नहीं गया। ठीक है, चलिए आप लोग यहीं पर रुकिए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ श्वेता के कमरे में जाता है और जांच शुरू कर देता है। तभी कामिनी कहती है, सर, आपको क्या लगता है श्वेता कहाँ गायब हुई? क्या उसका किडनैप हुआ है? राठौड़ श्वेता के कमरे को अच्छे से देख रहा होता है, जहां उसे एक जगह पे पड़े हुए बैग दिखाई देते हैं। नहीं कामिनी, नहीं 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 नहीं, श्वेता कहीं गायब नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। लेकिन सर, ये आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? वो देखो बैग्स, देखो वहां टोटल 2 बैग का निशान है, क्योंकि मिट्टी की वजह से बैग के आसपास धूल बन गई है। और वो देखो वहां से एक बैग हटाया हुआ है, जिसका निशान अभी भी वैसा का वैसा ही है, और अभी इस कमरे की सफाई भी नहीं हुई है ना। लेकिन हो सकता है कि श्वेता ने वो बैग उठाकर कहीं और रख दिया हो। बेड शीट पे भी मिट्टी दिखती है। नहीं कामिनी जी, जरा यहाँ तो देखो,
अरे ये बेड शीट के ऊपर भी हल्की सी मिट्टी लगी हुई है, यानी कि श्वेता मैडम ने बैग उठाकर यहाँ बेड पे रखा और उसके बाद कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक किया। समझी कुछ? सर आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी। लेकिन वो अचानक गई कहाँ? अरे यही तो पता करना है कामिनी जी, कैसी बातें करती हैं आप। चलिए काम करिए, फटाफट आप श्वेता जी के बैंक डिटेल्स निकलवा लो और मुझे बताओ, है ना? राठौड़ के कहे अनुसार कामिनी जी श्वेता के बैंक डिटेल्स लेने चली जाती हैं। तभी वहाँ राजेश आता है। सर मेरी बेटी का कुछ पता लगा? हाँ जी राजेश जी, तो देखिए बात ऐसी है कि आपकी जो बिटियां हैं वो अपनी मर्जी से गई हैं यहाँ से, और कहाँ गई हैं वो तो हम जल्द ही पता लगा लेंगे। इतने में ही कामिनी राठौड़ के पास आती है और कहती है, सर श्वेता ने पास की सिटी वारू की ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी, कल की और आज की वापस की टिकट थी। उसके अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है श्वेता वारू गई है किसी जानकार से मिलने, और इसीलिए ही आने और जाने दोनों की टिकट करवाई है उसने। अच्छा राजेश जी, क्या आपकी फैमिली का कोई वारू सिटी में रहता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन श्वेता बताया करती थी कि उसका एक दोस्त वारू में रहता है और अगले महीने वो अपने दोस्त अमन से मिलवाने वाली भी थी। तो कामिनी जी आपको पता है ना अब क्या करना है? जी अच्छे से पता है। ऐसा कहकर राठौड़ और कामिनी राजेश से अमन का एड्रेस लेकर सीधा वारू निकल जाते हैं और अमन के घर पहुंचकर दरवाजे पे नॉक करते हैं। कौन है? रुको, आया मैं। क्या बात है, काफी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में। क्यों, सबूत छुपाने में टाइम लग रहा था क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा सबूत? और आप लोग हैं कौन? ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे आ रहे हैं? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम श्वेता को जानते हो? हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्दी हम शादी करने वाले हैं। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों श्वेता के बारे में कुछ पूछ रहे हो? वो ठीक तो है? अरे तुम ये बताओ कि आखिर श्वेता कहाँ है? वैलेंटाइन डे है आज। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी श्वेता से 2 दिन पहले बात हुई थी और उसने गुस्से में आकर फोन काट दिया था। उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई है। वैसे श्वेता को हुआ क्या? कहाँ है वो? श्वेता घर से गायब है 2 दिन से। खैर तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम्हें कुछ मालूम हो तो हमें बताना, और अगर हमें तुम्हारी जरूरत हुई तो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला लेंगे, ठीक है? जी सर, जैसे ही श्वेता के बारे में कुछ पता लगे तो प्लीज बताइएगा। राठौड़ और कामिनी अमन से पूछताछ करके उसके घर के बाहर आ जाते हैं, और तभी राठौड़ को घर के बाहर एक लॉकेट का टुकड़ा मिलता है। वहीं एक ढाबे का बिल भी पड़ा हुआ था। ये देख कामिनी कहती है, सर क्या लगता है आपको श्वेता अमन के पास गई थी? कामिनी जी, श्वेता वैलेंटाइन डे पर अमन को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो गायब है। लेकिन सर हमें तो श्वेता का कोई सामान अमन के घर नहीं मिला, तो आपको कैसे समझा कि श्वेता यहाँ आई थी? अमन का घर देखा तुमने? ऐसा लग रहा था जैसे कि आजकल में ही यहाँ पे साफ सफाई हुई है। अब सीधी सी बात है कि घर की इतनी सफाई, वो भी अकेले रहने वाला कोई लड़का, हर एक कर ही नहीं सकता है कामिनी। और ये देखो, जब श्वेता के पापा श्वेता की फोटो दिखा रहे थे तो यही वाला लॉकेट श्वेता के गले में था। सर जब अमन के खिलाफ सबूत है तो हम इसे पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि कामिनी जी, श्वेता को गायब करना इस अकेले का काम हो ही नहीं सकता है, और अगर हमने इसे पकड़ लिया तो किडनैपर खुद को बचाने के लिए क्या कर सकता है? श्वेता को नुकसान पहुंचा सकता है। बस इसीलिए पहले हमें श्वेता का पता लगाना होगा। कामिनी जी आप एक काम करिए, टेलीफोन कंपनी से श्वेता और अमन दोनों के फोन रिकॉर्ड निकालिए, पता करिए कल रात से आज दोपहर तक कहां थे दोनों के सेल फोन, है ना? और हाँ चलिए, इतनी दूर आए हैं तो जरा ढाबे पे खाने के मजे ले लिए जाए। चलिए आज मैं आपको खिलाता हूँ ढाबे की बढ़िया तड़के वाली दाल, आइए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी को उसी ढाबे में ले जाता है जिसका बिल अमन के घर के बाहर मिला था। आइए साहब, बताओ क्या खाओगे? मटर पुलाव, आलू पराठा, दम आलू, गोभी? अरे बस बस, हम यहाँ खाने नहीं आए हैं। ये बताओ कि ये बिल तुम्हारे यहाँ का है? जी हाँ, ये तो वो अपने मोहल्ले के अमन भाई का बिल है। हाँ तो ये बताओ कि 1-2 दिन में उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया? साहब कोई लॉटरी निकली है क्या अमन की? क्योंकि पहले तो 100 से 150 तक का ही ऑर्डर करता था, वो भी महीने में 1-2 बार, लेकिन 2 से 3 टाइम का खाना मंगवा रहा है।
वो भी 1000 तक का। छोटू की बात सुनकर राठौड़ और कामिनी वहां से जाने लगते हैं। सर, अब तो कंफर्म हो गया है कि अमन ने ही श्वेता का किडनैप किया है। और ये लीजिए, फोन कंपनी ने डेटा भी भेज दिया है। श्वेता का फोन तो उसके ही सिटी में बंद हो गया था, तब से ऑन नहीं हुआ। और अमन का फोन कल पूरा दिन उसके घर पे ही था, लेकिन आज दोपहर में एक होटल के पास गया था। तो चलो अब होटल चलते हैं। राठौड़ कामिनी जी के साथ वन होटल जाता है, जहां रिसेप्शन पे ही मैनेजर मिल जाता है, जो कहता है, हेलो सर, बताइए कितने रूम दे दूं? ऐसा रूम दो जिसमें मैं किसी को किडनैप करके रख लूं और किसी को पता भी ना चले। क्यों कामिनी जी? अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी कामिनी श्वेता की फोटो दिखाकर कहती है, इस फोटो को देखो और बताओ ये लड़की क्या आज यहाँ आई है? मैनेजर डरते हुए अपना पसीना साफ करता है। नहीं, मैं इस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ सर। वैसे भी सर आज वैलेंटाइन डे है, क्या पता किसी और होटल में गई हो। आप किसी और होटल में पता कर लो सर। वो तो हम पता कर ही लेंगे। मैनेजर साहब, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये लीजिए कामिनी जी, श्वेता मैडम के कपड़े तो मिल गए, अब श्वेता भी मिल जाएगी। तभी राठौर मैनेजर को धमकाता है और मैनेजर डरते हुए सच बता देता है। सर, मैंने सब सच बता दिया, अब मुझे जाने दो। कामिनी जी, आपको पता है ना क्या करना है अब? जी सर। ऐसा कहकर कामिनी मैनेजर को पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके बाद श्वेता के पापा और अमन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और दोनों आ जाते हैं। और उनके आते ही राठौर कहता है, आ जाओ आप दोनों, मिल गया श्वेता का खूनी, आ जाओ बैठो। ये आप क्या कह रहे हैं? श्वेता का तो किडनैप हुआ था ना? ये आप क्या बोल रहे हैं राठौर जी? मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। इतने में श्वेता सभी के सामने आ जाती है, जिसे देख राजेश खुश हो जाता है और श्वेता को गले लगा लेता है। राठौर जी, मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, तो आपने झूठ क्यों कहा? ताकि असली मुजरिम को पकड़ा जा सके। तो मिस्टर अमन जी, अब आप सच बताएंगे या मैं आपका भांडा फोड़ूं? ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे मिलकर फंसा रहे हो। चलो मैं ही बता देता हूँ। अरे बताने के साथ साथ दिखाता भी हूँ। इतने में ही पुलिस वाला वन होटल के मैनेजर को भी पकड़ के लाता है। तो हुआ कुछ यूं कि श्वेता अमन को वैलेंटाइन डे का सरप्राइज देने के लिए ऑफिस के काम का झूठ बोलकर वारू गई और अपना फोन कर लिया बंद और अमन के पास पहुंच गई और एक दिन पूरा वहीं पे रही, जहां अमन ने तीनों वक्त वहीं के पास वाले ढाबे से 2 लोगों का खाना ऑर्डर किया। और अगले दिन अमन अपने दोस्त वन होटल के मैनेजर वालों से बात कर रहा था, जो श्वेता ने सुन लिया कि कैसे अमन भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर वैलेंटाइन डे का बोलकर उनको अपने पास बुलाता है और उसके बाद उन्हें बेहोश करके वन होटल में बंदी बना लिया करता है। और जब कोई भी उस लड़की को ढूंढने नहीं आता तो दोनों मौका पाकर उस लड़की को मार कर उसके बॉडी पार्ट्स को बेच दिया करते थे। क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, और मेरा धंधा अच्छा भी चल रहा था, लेकिन इस श्वेता ने सब खराब कर दिया। तभी पुलिस वाला अमन को भी पकड़कर ले जाता है और श्वेता अपने पापा के साथ चली जाती है। सर, आपने कैसे पता किया कि उसी होटल में श्वेता है? कामिनी जी, क्योंकि जो फोटो हमारे पास थी उसमें श्वेता ने जो कुर्ता पहना हुआ था वही कुर्ता वो लॉन्ड्री वाला लेकर जा रहा था और उस मैनेजर की नजर बार बार उस लॉन्ड्री वाले की तरफ ही जा रही थी। बस इतने में तो खेल हो गया और क्या। सर, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? कामिनी जी, अपना तो ऐसा ही है। रात के कुछ 10 बजे एक गाड़ी घर के सामने रुकती है। 2 आदमी बाहर निकलकर गाड़ी में से वॉल कटर, दीवार बनाने का कुछ सामान और कलर बाहर निकालते हैं और फिर घर के बाहर जाकर डोर बेल बजाते हैं। रवि दरवाजा खोलता है। बाहर उसके दोस्त विक्रम और वरुण आए हुए थे। वो अभी घर पर ही है, थोड़ी देर में जाने वाली है, तुम जरा बाहर वेट करना। थोड़ी देर में रवि की पत्नी टीना बाहर आई। अच्छा रवि, आज नाइट शिफ्ट है तो मुझे आने में जरा देर हो जाएगी सुबह, ओके? टीना रवि को बाय बोलकर चली गई। टीना के जाते ही रवि ने विक्रम और वरुण को घर के अंदर बुला लिया।
अरे तुम दोनों को पता कराना चाहिए था ना, अगर टीना तुम्हें देख लेती तो। अरे टेंशन क्यों लेते हो भाई, टीना भाभी के लिए हम अजनबी थोड़ी ना है, बना देते कोई बहाना। फिर विक्रम और वरुण रवि के घर में एक दीवार के पास गए और उसे टटोल कर देखा। फिर वॉल कटर मशीन से उस दीवार को बीच में छेद दिया और अंदर से एक सफेद रंग की पेटी निकाली और उसे खोला तो पूरी पेटी सोने के बिस्किट से भरी हुई थी। तीनों की आंखों में सोने को देखकर एक चमक सी आ गई। तभी तीनों ने एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तानी। अगले दिन एक औरत ने इंस्पेक्टर कामिनी को कॉल किया। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। मैम, आप प्लीज शांति नगर तुषार कॉलोनी में आ जाइए, यहाँ एक मर्डर हुआ है। कामिनी ने फौरन इंस्पेक्टर राठौर को बताया। दोनों जल्दी से शांति नगर में पहुंचे। अंदर जाते ही उन्होंने उस औरत से बात की। आपका नाम और बताइए कहाँ हुआ है मर्डर? मेरा नाम रमाबाई है और हमारे बगल वाले घर में मर्डर हुआ है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने वहां जाकर देखा तो रवि की लाश पड़ी थी। आपको कब पता चला कि यहाँ मर्डर हुआ है? आप यहाँ क्या कर रही थी? मैडम जी, कल रात को मैं आराम से सो रही थी, तभी हमें ऐसा लगा कि जोरों से कोई चीज काटी जा रही हो और उसी से मेरी नींद खुल गई। ये पड़ोसी भी ना दिन भर क्या सोते रहते हैं, जो रात में ऐसी आवाज करके मेरी नींद बिगाड़ रहे हैं। थोड़ी देर में आवाज बंद हो जाती है। चलो शुक्र है, आवाज तो बंद हो गई, अब सो जाती हूँ। थोड़ी ही देर में एक गोली चलने की आवाज आई। वो औरत झट से अपने बिस्तर पर से उठी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये आवाज कैसी थी। क्या हो गया है इन लोगों को, इतनी अजीब अजीब आवाजें कर रहे हैं। कल सुबह इनकी अच्छे से खबर लेती हूँ। और जब मैं यहाँ आई और ये दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर आई तो ये लाश यहाँ पड़ी थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। मैं यहाँ बस उनसे झगड़ा करने आई थी कि रात को ऐसी आवाजें ना किया करें। आप घबराइए मत मैडम जी, आपने कुछ नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं होगा। हम हमेशा सच का साथ देते हैं और गुनहगारों को सजा। आप बस हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और आपने जो भी बताया है वो वहाँ चलकर बताइए, ताकि हम सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। जी मैडम जी। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया और इस मर्डर की सारी डिटेल निकालने के लिए कहा। साथ ही उन्हें रवि की बॉडी के पास उसका एक वॉलेट मिला, जिसमें कुछ पैसे, कॉइन्स और टीना की फोटो थी। इसके बाद पुलिस टीना को ढूंढने लगी। एक हफ्ते बाद टीना अलग ही रूप में साड़ी पहनकर पल्लवी के नाम से विक्रम के घर में उसकी बीवी बनकर। आज तो गजब लग रही हो। चलो भी, अब मुझे स्टेशन जाना है। अकेली चली जाओगे ना ठीक से? अरे हम चले जाएंगे ठीक से, आप टेंशन मत लीजिए। पल्लवी वहां से चली गई। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने वहां एक आदमी को टीना की फोटो दिखाई। वो आदमी बोला कि ये औरत यहीं रहती है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से थोड़ी अलग रहती है। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी टीना को ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। क्या टीना यहीं रहती है? टीना? कौन टीना? मैं किसी टीना को नहीं जानता। तभी कामिनी ने विक्रम के घर में टीना के साथ उसकी फोटो देखी। टीना को नहीं जानते तो उसके साथ तुम्हारा फोटो कैसे? ये टीना नहीं, मेरी पत्नी पल्लवी है। ये पल्लवी नहीं, टीना है, रवि की पत्नी। बताओ वो कहाँ है? मैडम, मेरी पत्नी अभी थोड़ी देर पहले ही अपने मायके भूरनपुर गई है। क्या तुम रवि को जानते हो? नहीं मैडम, मैं किसी रवि को नहीं जानता। कामिनी और लालू पटेल भूरनपुर गांव गए, लेकिन वहां टीना का कोई पता नहीं चला। सबने कहा कि टीना नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। कामिनी और लालू पटेल वापस पुलिस स्टेशन आ गए। हमने पूरे भूरनपुर गांव में छानबीन की, लेकिन टीना को वहाँ कोई नहीं पहचानता। यहाँ तक कि वहाँ पल्लवी नाम की भी कोई औरत नहीं रहती।
यानी विक्रम हमसे झूठ बोल रहा है कि टीना उसकी पत्नी है और वो रवि को नहीं जानता। सर, हमको तो लागत है ये टीना, पल्लवी, जो कोई भी है वो लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे लेती होगी। नहीं तो आज के जमाने में एक पति हैंडल नहीं हो पाता, दो दो कहां से होंगे। इसका पता तो विक्रम को पकड़ने के बाद ही चलेगा, लेकिन ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कामिनी, एक काम करो, विक्रम को पकड़ो मत, उस पर बस कड़ी नजर रखो। ओके सर। कामिनी और लालू पटेल ने विक्रम पर नजर रखी। विक्रम को कॉल आता है। कब और कहां आना है? एड्रेस तुम्हें एसएमएस कर दिया है। विक्रम उस एड्रेस पर अपनी गाड़ी लेकर निकला। कामिनी और लालू पटेल ने उसका पीछा किया और इंस्पेक्टर राठौर को कॉल करके अपनी लाइव लोकेशन भेज दी। इंस्पेक्टर राठौर जल्दी ही उस एड्रेस पर जाने के लिए निकले। वो एड्रेस एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का था जिसका काम रोका गया था। उधर टीना को किसी ने कुर्सी से बांध रखा था। छोड़ दो मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो। एक आदमी जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। तुम्हें छोड़ना अब मेरे लिए खतरा बन गया है, इसीलिए तुम्हें मरना तो होगा। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो मुझे। तभी वहां विक्रम भी पहुंचा। वो आदमी टीना पर गोली चलाने ही वाला था कि पीछे से कामिनी ने उस पर गोली चलाई, जिससे उस आदमी के हाथ से बंदूक छूट गई। इंस्पेक्टर राठौर ने उस आदमी को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे का मास्क उतारा। वो वरुण था। लालू पटेल ने विक्रम को पकड़ा, इंस्पेक्टर राठौर ने वरुण को पकड़ा और कामिनी ने टीना को रस्सी से आजाद किया। इंस्पेक्टर ने वरुण को एक थप्पड़ मारा। विक्रम, लालू पटेल, वरुण, इंस्पेक्टर राठौर के बीच में हाथापाई हुई और आखिर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने विक्रम और वरुण को हथकड़ी पहना ही थी। बताओ, क्यों किया ये सब? किसके कहने पर तुमने ये सब किया? सर, ये लोग किसी के लिए काम नहीं करते, ये लोग गोल्ड स्मगलिंग करते हैं और ना चाहते हुए भी मुझे भी इन दोनों ने इसमें घसीटा है। सर, इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो ये मेरे पति को मार डालेंगे। लेकिन तुम्हारे पति का नाम क्या है और इन लोगों ने इसे क्यों पकड़ा है? टीना ने बताया कि उसके पति का नाम रवि है। रवि, विक्रम और वरुण दोस्त हैं और वो गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं। एक दिन टीना नाइट शिफ्ट खत्म करके वापस घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे विक्रम मिल गया। अरे टीना, कहाँ जा रही हो? बस घर ही जा रही हूँ। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। विक्रम के बार बार कहने पर टीना विक्रम के साथ गाड़ी में बैठ गई और विक्रम टीना को दूसरे रास्ते से घर से दूर ले गया और उसे धमकाया कि उसके पति रवि को उसने किडनैप किया है और अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो ये उसके पति को मार डालेगा। टीना, ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें पहले ही मार डाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? क्यों? अब तुम सच बताओगे या? नहीं सर, मैं बताता हूँ। विक्रम ने बताया कि उस दिन रात को जब वो रवि के घर पर गए तो टीना वहां से निकलने ही वाली थी। थोड़ी ही देर बाद वो वहां से चली गई और उन्होंने रवि के घर पर जाकर अपना काम किया, दीवार तोड़ी और वापस बना दी और उसके ऊपर एक फ्रेम भी लगा दी ताकि किसी को शक ना हो। सोने को देखकर सबके मन में लालच आ गया था, लेकिन रवि किसी को सोने का हिस्सा देना नहीं चाहता था। इस बात पर तीनों के बीच में कहासुनी हो गई और वरुण ने रवि को उसी रात मार डाला, लेकिन उसकी लाश का क्या करे ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बहुत डर गए थे, इसीलिए वो दोनों वहां से भाग निकले। मर्डर के बाद टीना को खून का पता ना चले, इसीलिए उसके घर पहुंचने से पहले ही विक्रम ने उसे पकड़ा और ब्लैकमेल किया और उसे उसके घर से दूर रखा। इसमें कहीं ना कहीं रवि की भी गलती है। गलत लोगों का साथ देने से अंजाम बुरा ही होगा। इंस्पेक्टर राठौर ने सबको गिरफ्तार कर लिया।